everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about proteins and its different forms, means structural form, जैसे primary structure, secondary, tertiary, quaternary structure, and we are going to understand their function, क्या उनके अंदर बॉन्ड होता है. इस टॉपिक को हम थोरोली इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं. अगर आप HPSC PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या KVS NVS GSSB एस्टेट PGT बायोलॉजी या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें आपका बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आता है, उसके अंदर आप प्रोटीन अगर स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा. बायोकेमिस्ट्री अगर आपके सिलेबस में है तो भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं बिना किसी डाउट के साथ. इस वीडियो लेक्चर की जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी. इसकी MCQ सीरीज़ भी मैं हर रोज़ जो भी वीडियो लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे और 11 बजे आते हैं मेरी MCQ सीरीज़. हर एक PDF की, हर एक PPT की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. तो बिना किसी देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे प्रोटीन्स के बारे में. तो जो प्रोटीन है उसको प्रोटीन नाम किसने दिया? पहले प्रोटीन नाम देने से पहले हम समझते हैं प्रोटीन होते क्या हैं. तो देखो, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि एक होता है हमारा अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड यानी कि जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो. ठीक है, इन चीज़ों को कंसिस्ट करता है कि कौन? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक अल्फा कार्बन होता है, जिस पे एक R चेन जुड़ी होती है जो हर एक अमाइनो एसिड में डिफरेंट होती है. एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है. ठीक है, इसको अल्फा कार्बन कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इसके चारों ओर, मतलब चारों जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ये बनाता है, उसके थ्रू ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से बाइंड होता है, जैसे R1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन. ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है. किसका बिल्डिंग ब्लॉक? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. अब जो प्रोटीन है वो ये अमाइनो एसिड जुड़ के फॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है. अब इस अमाइनो एसिड का, पहले वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे वाले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, दोनों रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल, ये दोनों मिलके वाटर रिमूव करते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया? जब भी किसी रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है तो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. ठीक है, अब जब यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ पे क्या बचा? NH बचा. ठीक है, यहाँ पे ये तो निकल ही जाएगा हमारा वाटर, क्या बचेगा? NH. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH. देखो कैसे समझोगे आप इसको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. इस नाइट्रोजन से हमारे 3 हाइड्रोजन बाइंड थे. ठीक है, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इनको सोचो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे. ठीक है, अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये है, तो और यहाँ पे OH है. ठीक है, तो ये O तो हमें चाहिए वाटर बनाने के लिए, और 2 हाइड्रोजन चाहिए. ठीक है, रिलीज़ हो गई 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे रिलीज़ हो गई और हमारा ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया वाटर की फॉर्म में. बचा क्या? C डबल बॉन्ड और NH. ठीक है, NH 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी. ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगी, जो इस पिक्चर में गड़बड़ है, नहीं दिखाई गई. ठीक है, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या बना? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के बीच में और अमाइनो ग्रुप के बीच में NH. CONH मेरा क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड. डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन से जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं CONH. ये हमने स्टडी किया था. तो इस तरह से मल्टीपल अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड फॉर्म करके, और उनको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड. पोली का मतलब क्या है? बहुत सारे. पेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाती है? प्रोटीन. तो समझ में आ गया कि प्रोटीन क्या होते हैं. अब इनको प्रोटीन बोला किसने? किसने नाम दिया इनको प्रोटीन? बर्जीलियस ने इनको क्या नाम दिया? प्रोटीन. ये क्या होते हैं? पॉलीमर. पॉलीमर मतलब चेन. किसकी? अमाइनो एसिड की, जो कैसे ज्वाइन कर रखे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू.
अब एक जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपोलीमर होता है, नॉट ए होमोपोलीमर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई हिस्टिडीन होगा, कोई आइसोल्यूसिन होगा, कोई लूसिन होगा, लाइसिन होगा, मेथिओनिन होगा, फिनाइल एलानिन होगा, थ्रोनिन होगा, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, है ना। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ये सब पढ़ा था। तो इतने टाइप के अमाइनो एसिड हैं। अब वो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब जुड़ेंगे तो वो क्या होमोपोलीमर फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, वो हेट्रोपोलीमर फॉर्म करेंगे, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा फिनाइल एलानिन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, आर्जिनिन आ गया, ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, इसलिए ये हेट्रोपोलीमर होता है। अब देखो, अब बात आती है सबसे एबेंडेंट प्रोटीन की। सबसे एबेंडेंट प्रोटीन अगर एनिमल वर्ल्ड में बात की जाए तो कोलेजन होता है, जो हमारी स्किन का पार्ट बनाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन स्ट्रेच कर पाती है और उस पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। जब किसी इंसान के अंदर कोलेजन की कमी होती है तो उसको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और दूसरा, अगर बायोस्फीयर में या वर्ल्ड में पूछा जाए मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को। फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो हाँ, अगर एनिमल वर्ल्ड की बात की जा रही है तो कोलेजन, अगर बायोस्फीयर या होल यूनिवर्स या वर्ल्ड की बात की जा रही है तो रूबिस्को। जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो क्या देता है? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रोटीन का। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अगेन फोल्ड होता है। फोल्ड कैसे होगा? हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं बाइंड हो रखे हैं, चेन होती है अमाइनो एसिड की, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे और क्या कर देंगे? इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की फर्दर कोइलिंग कर देंगे और सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। फिर हुआ कि क्या होता है हमारा प्रोटीन। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी मतलब कि भाई मेन पहला फंक्शन जो प्रोटीन हमारी बॉडी में परफॉर्म करेगा वो क्या होगा। देखो, हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिगेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का, है ना, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या जब हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। बट हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, स्ट्रॉन्ग बनना हो तो हम प्रोटीन लेते हैं, मसल्स बिल्ड करनी है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन करना है, सेल की मेम्ब्रेन बनानी है ना, या सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल बनाने हैं, हार्मोन्स बनाने हैं, एंजाइम्स बनाने हैं, तो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो क्या फंक्शन होगा इसका? अगर मैं देखूं तो ये कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैटालिटिक फंक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, रिएक्शन, क्योंकि जो कैटालिटिक फंक्शन है वो बायो एंजाइम्स ही कर पाते हैं। कौन कर पाते हैं? बायो एंजाइम्स। सेल के अंदर तो बायो एंजाइम्स ही करेंगे, सेल के बाहर हम लेबोरेटरी में कोई भी एंजाइम यूज़ करें। बायो एंजाइम जो लिविंग सिस्टम में होंगे, ये बायो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो स्पीड अप कर सकते हैं किसी रिएक्शन को, या स्पीड स्लो कर सकते हैं उसकी रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन ये फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। जो एंजाइम होता है वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस शो करता है, मतलब वो अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक ताला है उसके पे हम अलग अलग चाबियां लगा रहे हैं तो वो नहीं खुलेगा, वो तभी खुलेगा जब उसकी ही चाबी लगाएंगे। इसी तरह जब एंजाइम वाला सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? हमारा किसके ऊपर एक्ट करता है? हमारा लिपिड्स के ऊपर, है ना, फैट के ऊपर। तो वो वही उसका सबस्ट्रेट है, उसी पे बाइंड करेगा, उसी को डाइजेस्ट करेगा। तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में। एग्जांपल है जैसे अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन पे करेगा, पेप्सिन है प्रोटीन पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है प्रोटीन का? जैसे कोलेजन है, स्किन का पार्ट बनाता है, केराटिन हमारे नेल्स, हमारे हेयर। ठीक है, अब ये जो हमारे स्किन या हेयर और नेल्स को बना के क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल को शेप दे रहे हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को शेप दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फंक्शन, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। हमारे ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन है।
तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे हमारी बॉडी के अंदर। स्टोरेज फंक्शन भी होता है प्रोटीन का, जैसे फेरिटीन है, आयरन को स्टोर करता है, नाम से पता चल रहा है फेरिटीन आयरन स्टोरेज करेगा। केसिन मिल्क प्रोटीन है, एग्जाम्पल क्या है इनके, फेरिटीन और केसिन स्टोरेज फंक्शन के। फेरिटीन क्या है, आयरन स्टोरेज कर रहा है, केसिन मिल्क स्टोर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन जैसे हम पढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में, है ना, माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन होता है, उसका मोटर प्रोटीन होता है मायोसिन। तो ये मसल प्रोटीन होते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी फिंगर से लिख पाती हूँ, बोल पा रही हूँ, मेरी टंग यूज़ हो रही है, मस्कुलर ऑर्गन है टंग, मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, तो मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, जैसे इंसुलिन है, वो क्या है, हार्मोन है। अब इंसुलिन क्या करता है, जैसे मैंने खाना खाया, खाने में मैंने मीठा खाया या मैंने चपातियाँ खाई, जो भी खाई, तो मेरी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज निकला बना, है ना। वो ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज जो है वो क्या करता है मेरी बॉडी में स्टोर किया जाता है, कौन से हार्मोन के थ्रू, इंसुलिन हार्मोन के थ्रू, ठीक है। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि फ्यूचर में जब मेरी स्टारवेशन की कंडीशन हो, मैं फास्टिंग करूँ या मैं खाना ना खाऊँ और मेरे को ज़्यादा, या फिर मैं एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करूँ, ज़्यादा वर्क कर लूँ, तो एनर्जी की जरूरत हो, तो वो जो स्टोर हो रखा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज, उसको तोड़ के क्या कर दे, अपना ग्लूकोज बना दे, और फिर उसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बना दे, और एटीपी का यूज़ करके मैं अपना काम कर सकती हूँ अच्छे से, ठीक है। ग्लूकागन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रखा है उसको ज़रूरत आने पे तोड़ देता है ग्लूकोज में। तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करना, ग्लूकागन का काम है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए करते हैं। डिफेंसिव फंक्शन की बात करें तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे इम्यूनोग्लोबिन डी, एम, ए, ठीक है, ये ई, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। ये हमारी बॉडीज़ को, हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं, तो ये डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेप्टर फंक्शन, एग्जाम्पल है मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये भी किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन रिसीव करते हैं केमिकल सिग्नल और सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बफरिंग फंक्शन का काम क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करते हैं, ब्लड के अंदर पीएच मेंटेन करेंगे ये, ठीक है। तो ये बफरिंग कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, ना तो ब्लड को एसिडिक बना रहे ना बेसिक बना रहे। न्यूट्रिशनल फंक्शन, जैसे डाइटरी प्रोटीन है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या है, कुछ वाइटल फंक्शंस हैं हमारे प्रोटीन के। आता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बात की थी, एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड से, फिर तीसरा जुड़ गया, फिर चौथा जुड़ गया, फिर पांचवा जुड़ गया, इस तरह से एक चेन बन गई अमाइनो एसिड की, और उन चेन में जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, किसका, प्रोटीन का। ये लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जो किसके थ्रू लिंक कर रखे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रखे हैं। हमने पढ़ लिया कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका अमाइनो ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट कर देगा, और क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज हो रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बचा, NH, है ना। तो ये क्या बन गया, CONH बन गया, ठीक है, CONH बन गया। तो ये CONH जो है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जैसे मान लो फिनाइल एलानिन हो गया, फिर आर्जिनिन हो गया, लूसीन हो गया, आइसोलूसीन हो गया, ठीक है। इस तरह से एक सीरीज़ में अरेंज होते हैं। जो अमाइनो एसिड हैं वो किसके थ्रू ज्वाइन कर रखे होते हैं, CONH बॉन्ड, यानी कि
एक एन टर्मिनल से सी टर्मिनल वाली डायरेक्शन में होते हैं और एन टर्मिनल से सी टर्मिनल वाली डायरेक्शन में होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस यूनिक होता है हर प्रोटीन का। क्यों? यहाँ पे यूनिक कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। किसी में फिनाइलएलानिन होगा तो किसी में ग्लाइसिन होगा, किसी में ग्लाइसिन नहीं होगा, किसी में लूसीन होगा, है ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये हर एक प्रोटीन के लिए यूनिक होता है और इसको जेनेटिक कोड से डिटरमाइन किया जाता है, mRNA से डिटरमाइन किया जाता है। mRNA बनता है DNA से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू, फिर mRNA जाता है कोडोन को की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम पे। ठीक है, राइबोसोम उसको रीड करता है और फिर प्रोटीन बनाता है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो कौन डिटरमाइन करता है? mRNA। सीक्वेंस कैसे लिखा होगा? एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक। ये एन टर्मिनल है, अमाइनो ग्रुप एक्सपोज है इधर, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सपोज है, इसलिए इसको एन टर्मिनल बोलते हैं, इसको सी टर्मिनल। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या है? ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, है ना। और सबके बीच में क्या बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या, फीचर्स क्या है? लीनियर सीक्वेंस है, यहाँ पे दिख रहा है ना हमें अमाइनो एसिड क्या क्या है? लीनियर सीक्वेंस। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे बाइंड कर रखे हैं या हेल्ड कर रखे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पोलरिटी क्या है इस सीक्वेंस की? एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, मतलब अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सिल टर्मिनल। ये हायर लेवल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, मतलब इसी के अंदर फोल्डिंग हो जाएगी, फर्दर बॉन्डिंग हो जाएगी और सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है, कोई भी चेंज, मान लो यहाँ से लूसीन हटा दें तो म्यूटेशन आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? म्यूटेशंस आ जाती हैं, और वो प्रोटीन के फंक्शन को क्या कर सकती हैं? अल्टर कर सकती हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये क्या बनाएगा? ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। जैसे मान लो कोई प्रोटीन है, जैसे यहाँ पे देखो इंसुलिन है, इंसुलिन यहाँ पे क्या है? इंसुलिन पार्ट है बीटा चेन का, मतलब इंसुलिन के अंदर अलग अलग चेन होती हैं और ये हमें क्या दिख रही है? बीटा चेन दिख रही है। क्या दिख रही है? इन बीटा चेन दिख रही है। तो इस बीटा चेन में हमारे पास क्या क्या है? फिनाइलएलानिन है, वेलिन है, आर्सनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, हिस्टिडीन है, लूसीन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। हमें दिख रहा है कि भाई ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है। तो जो इंसुलिन है उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा चेन जो होती हैं, उसके अंदर यहाँ पे देखो ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें बीटा चेन जो होती है उसमें 7 अमाइनो एसिड होते हैं, और इन दोनों में देखो, दोनों के अंदर एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल पोलरिटी है। हीमोग्लोबिन में कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड? वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रोनिन, प्रोलिन, ग्लूसिन, ग्लूसिन, है ना। तो ये इसके अंदर अलग सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, इसके अंदर अलग है। तो जो ये स्पेसिफिक जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक क्या होता है? क्या होता है? हमारा सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, या सीक्वेंस क्या है इवेंट्स का। सीक्वेंस क्या है? पहले हमारे पास क्या था? जीन था। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए के क्रोमोसोम में। वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करके एमआरएनए बनाता है, बना दिया एमआरएनए। अब एमआरएनए कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम में, जो क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। वहाँ पे राइबोसोम उसको रीड करता है, और टीआरएनए क्या करता है? उसको रीड करके हमारे अमाइनो एसिड लेके आता है, जो बाइंड करके पोपटा है, जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और हमारा लीनियर पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं ये बोल रही थी, अगर ये सीक्वेंस है लीनियर सीक्वेंस, अगर ये थोड़ा सा भी चेंज होगा, अगर ये थोड़ा सा भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा?
वो म्यूटेशंस हो जाएंगी, जो हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस होना था वैसा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन में देखो, नॉर्मल अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या है हमारा 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड, क्या है ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है यहाँ पे, ये भी ग्लूटामिक एसिड है, ये भी ग्लूटामिक एसिड। तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो म्यूटेट होके अगर वैलिन बना रहा है सेल के अंदर, अगर वैलिन बना रहा है 6th पोजीशन में बीटा चेन में क्या बना रहा है, अगर वैलिन बना रहा है तो, और वो वैलिन क्यों बनेंगे, क्योंकि GAG जो होता है वो कोड करता है हमारा ग्लूटामिन को, और जो हमारा GTG जो होता है वो कोड करता है वैलिन को। तो अगर A की जगह T आ जाए तो वैलिन बन जाता है ग्लूटामेट की जगह, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इससे क्या होता है हमारा, क्या होता है, इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। अब क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ये यूनिक 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि कैसा होगा प्रोटीन का, बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन ही परफॉर्म करता है। क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि ये अमाइनो एसिड भी बता देता है, उनका सीक्वेंस भी बता देता है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में म्यूटेशन है तो डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अगर आ गया बीटा चेन में 6th पोजीशन पे तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आने वाले हमारे डिजीजेस या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो फंडामेंटल लेवल है, मतलब बहुत बेसिक लेवल है किसका, अमाइनो एसिड की ऑर्गेनाइजेशन का। और हायर जो स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उनके लिए ये एक बेस सेट करता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही कोई भी प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, की किसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू लोकल स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट है किसी भी प्रोटीन की, है ना। अब जो लीनियर हमारा प्रोटीन है उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे, वो स्पेस में एक दूसरे से बाइंड हो रहा है, क्या कर रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शियरी बनेगा, क्वाटरनरी बनेगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो फर्दर फोल्डिंग की वजह से होते हैं, जब फोल्डिंग किस में हो, प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन में हो। अब ये जो फोल्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइज की जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किसके बीच में बनता है, C डबल बॉन्ड O के बीच में एंड NH ग्रुप के बीच में। C डबल बॉन्ड O और NH जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इनके बीच में हाइड्रोजन क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब देखो की पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें, कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्टेबलाइज किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बैकबोन फॉर्म करते हैं कार्बोनिल और अमाइनो ग्रुप की, जिसमें NH और CO जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R ग्रुप, जो अमाइनो एसिड पे R चेन होती है उसका कोई रोल नहीं होता, ये रिपीटिंग मैनर में और रेगुलर मैनर में फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या रोल है, ये पेप्टाइड बैकबोन फॉर्म करती है, पॉलीपेप्टाइड को हेल्ड करके रखती है, जिससे कन्फर्मेशन मेंटेन रहती है किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब वो दोबारा से डीनेचर होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। हमारा अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट हमारी क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के,
तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बीटा अल्फा हेलिक्स की। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। देखो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंड डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में, जो रेजिड्यू आई है, ठीक है, और हमारा NH के बीच में, और किसके बीच में, NH के बीच में, ठीक है, NH के बीच में यहाँ पे क्या हो रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबलाइज कर लिए जाते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है आई रेजिड्यू, और NH को क्या बोला गया है, NH को बोला गया है हमारा रेजिड्यू I+4, ठीक है, रेजिड्यू I+4, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक टन में, जैसे ये एक टन है तो इस टन के अंदर कितने रेजिड्यू पर टन होते हैं, पर टन कितने होते हैं, 3.6 रेजिड्यू पर टन होते हैं। ये यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है, और हमारा ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक टन, ये एक टन जो पूरा होगा इसके अंदर कितने रेजिड्यू होंगे, 3.6 हमारे क्या होंगे, रेजिड्यू होंगे, ठीक है, कितने होंगे, 3.6 रेजिड्यू होंगे। पिच, इस हेलिक्स की पिच कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, पिच कितनी होगी, 5.4 एंगस्ट्रॉम। राइज पर रेजिड्यू कितना होगा, मतलब हर एक रेजिड्यू के बाद, मतलब एक अमाइनो एसिड है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक ये रेजिड्यू है, फिर एक रेजिड्यू है, तो उनके बीच में कितना राइज होता है, 1 इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम। और जितने भी आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये आर ग्रुप, ये सारे जो आर ग्रुप हैं ये क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में निकले हुए हैं, हेलिक्स से बाहर निकले हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉमन होता है, किसके अंदर कॉमन होता है, हमारे हाई एलिलीन में, लूसीन में और ग्लानिन में। मतलब कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, एलानिन, लूसीन और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, किरेटिन हमारे हेयर में, नेल में प्रेजेंट होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स। मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन का भी पार्शियली क्या होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बीटा प्लेटेड शीट जो होती हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन फुल्ली एक्सटेंडेड होती है, कोइल्ड नहीं होती। कोइल्ड कहाँ पे हो रही थी, अल्फा हेलिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो चेन के जो हमारी सेगमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो साइड बाय साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये साइड बाय साइड लाई कर रहे हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दिख रही है हमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं एडजेसेंट स्ट्रैंड के साथ, जो साइड का स्ट्रैंड है उसके साथ कर रहे हैं। तो ये भी स्टेबलाइज करे जाते हैं जब सी डबल बॉन्ड ओ और NH ग्रुप जो है एडजेसेंट स्ट्रैंड के, मतलब ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एडजेसेंट स्ट्रैंड कहलाएंगे। नियर बाय स्ट्रैंड के, देखो इस स्ट्रैंड का तो सी डबल बॉन्ड ओ और इस स्ट्रैंड का NH, दोनों क्या बनते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है ये पैरेलल हो सकती हैं या फिर एंटी पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल जब होती हैं जब स्ट्रैंड सेम N to C टर्मिनल में रन करता है, N to C टर्मिनल में रन करता है तो वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल जब होती हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में रन करे, एक का तो C टर्मिनल है ऊपर, मान लो इसका N टर्मिनल है, इसका C टर्मिनल, इसका N है, इसका C है, एक तो ऐसे हो, एक ऐसे हो, सबका N है और इसका नीचे C है ना, एक तो ऐसे हो, अगर ऐसे है तो पैरेलल हो गया, पर N और C है तो एंटी पैरेलल हो गया। क्लियर है। अब जो R ग्रुप होता है वो कहाँ पे निकला होता है, यहाँ पे क्या था, आउटवर्ड डायरेक्शन में था अल्फा हेलिक्स में, यहाँ पे क्या होता है हमारा अबो या फिर बिलो, इस शीट के जिगजैग शीट के अबो या बिलो होता है, ठीक है, अबो या बिलो होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, इस बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन। वेलिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, फिनाइलएलानिन होता है और टायरोसिन होता है। एग्जाम्पल क्या है इस प्रोटीन के, सिल्क फिब्रोइन, ठीक है, सिल्क बनाने वाले हमारे उनके अंदर होता है, सिल्क वॉर्म के अंदर कोलेजन,
पार्शियली प्रेजेंट होते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, और कॉनकेना वेलिन ए, इसके अंदर भी क्या होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, स्पाइरल, और इंटरचेन जो होती है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है। किस में पाया जाता है अल्फा हेलिक्स, केराटिन के अंदर और मायोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। अब बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं। एक्सटेंडेड शीट होती हैं, जिगजैग शीट होती हैं, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, पैरेलल रन करती है, एंटर पैरेलल रन करती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रोटीन के अंदर बीटा प्लेटेड शीट होती है, सिल्क फिब्रोइन और कोलेजन प्रोटीन के अंदर होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा तभी प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इंसुलिन का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है ना, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका होगा, केराटिन का, मायोग्लोबिन का, है ना, सिल्क फिब्रोइन का, कोलेजन का। और टर्शरी स्ट्रक्चर किसका होता है उसको समझते हैं, कैसे बनता है और कौन कौन से प्रोटीन का होता है। अब देखो जो टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गई। जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे से बाइंड हो गए। ये तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर था अल्फा हेलिकल, ये बीटा शीट है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया, हाईली कोइल्ड और 3D, ठीक है। इसको कौन कौन से इंटरेक्शन, कौन कौन से बॉन्ड हैं जो स्टेबलाइज करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिज और डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन वॉल इंटरेक्शन। ये सारे बॉन्ड क्या करते हैं, जो आर ग्रुप होता है साइड चेन का, मतलब एक चेन है फिर दूसरी चेन है, तो एक चेन में भी आर ग्रुप होगा, आर चेन होगी, दूसरे में भी आर चेन होगी। दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड यानी कि सॉल्ट ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरेक्शन। अब देखो ये जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, फाइनल 3D शेप होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसमें सभी तरह के इंटरेक्शन होते हैं चेन के बीच में, हाइड्रोफोबिक, सोल्ट ब्रीज, ये सब हमने बात कर ली। ये बायोलॉजिकल फंक्शन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या पर जो भी प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करेगा वो टर्शरी स्ट्रक्चर में फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एलोन, मतलब कि हमने पढ़ा कि अल्फा हेलिक्स के अंदर और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर एक चेन का तो C डबल बॉन्ड और दूसरी चेन का NH, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करके स्टेबलाइज हो रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं। इसीलिए जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर है वो देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, किससे, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, नॉन पोलर आर ग्रुप के बीच में। जो नॉन पोलर आर ग्रुप्स होते हैं, आर ग्रुप्स मतलब कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड के आर ग्रुप, नॉन पोलर अमाइनो एसिड के आर ग्रुप यानी कि चेन्स, है ना, चेन जो प्रेजेंट होंगी, जो साइड चेन प्रेजेंट होंगी वो, तो आर नॉन पोलर आर ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्लस्टर हो जाते हैं। और कहाँ क्लस्टर होते हैं, अवे फ्रॉम वाटर, कहाँ होते हैं, अवे फ्रॉम वाटर, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ किसकी, नॉन पोलर अमाइनो एसिड की, जैसे एलानिन हो गया, एस्पेराजिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर आर ग्रुप कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्लस्टर बनता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में होती है, बिटवीन पोलर आर ग्रुप्स, पोलर आर ग्रुप्स के बीच में होती है, ठीक है। किसके बीच में होती है, पोलर आर ग्रुप्स के बीच में होती है, जिसमें हमारा NH2 C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ता है।
आयनिक बॉन्ड में सोल्ट ब्रिज बनते हैं, दो अपोजिटली चार्ज्ड, जैसे मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, मतलब कि बेसिक अमाइनो एसिड है, एक मान लो एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो दो अपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड है, उनके बीच में सोल्ट ब्रिज बनता है जो उनको स्टेबलाइज करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट होती है। वेंडरवॉल इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन होता है क्लोजली पैक्ड एटम्स के बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। नॉन पोलर साइड चेन क्लस्टर होगी, एक क्लस्टर के अंदर लाई करगी। एग्जाम्पल है किस किस अमाइनो एसिड में ऐसा सूखता है, लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन। लूसीन, आइसोलूसीन और वेलिन के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर साइड चेन, ठीक है, पोलर साइड चेन के बीच में ऐसा होता है। सीरीन और एस्पेराजिन के अंदर ऐसा हो सकता है। आयनिक बॉन्ड सोल्ट ब्रिज, देखो दो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव चार्ज था, है ना, साइड चेन के बीच में इंटरेक्शन होता है, जैसे लाइसिन और एस्पार्टेट के बीच में। लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज है, एस्पार्टेट नेगेटिवली चार्ज है। एस्पार्टेट हमारा नेगेटिवली चार्ज है, लाइसिन पॉजिटिवली है। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में होता है क्योंकि दोनों में सल्फर प्रेजेंट होती है। अगर ये फ्री होते तो CH2SH होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है, दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल, और S और S बाइंड हो जाती है, तो सिस्टीन सिस्टीन किससे बाइंड करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। वेंडरवॉल इंटरेक्शन, दो एटम्स के बीच में जो बहुत क्लोजली लाई कर रहे हैं, साइड बाय साइड लाई कर रहे हैं। तो मायोग्लोबिन जो होता है, मसल प्रोटीन जो होता है वो सिंगल चेन प्रोटीन होता है, उसमें कोई डबल चेन नहीं होती, सिंगल चेन होती है। इसका 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबलाइज करा जाता है बहुत सारे इंटरेक्शन के थ्रू, जैसे वेंडरवॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बहुत सारे इंटरेक्शंस के थ्रू, जो इस तरह का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करता है। किसके अंदर, मसल्स के अंदर, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, हीम ग्रुप, और हीम ग्रुप से क्या बाइंड होती है, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन को मसल में स्टोर करने का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन। क्या इंपॉर्टेंस होती है टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन को उसकी यूनिक शेप देता है, यूनिक 3D शेप देता है, और ये फंक्शनल साइट जैसे एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट क्रिएट करता है। एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट जैसे रिसेप्टर कहाँ पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से लाइगेंड। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं प्रोटीन वो टर्शरी स्टेट में ही करते हैं। अगर कोई भी चेंज होगा तो वो डीनेचुरेशन की वजह से होगा। डीनेचुरेशन कैसे हो सकता है, pH कम या ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए, तो प्रोटीन डीनेचर होके किस में आ जाता है, अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है, उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो डीनेचुरेशन क्या करेगी, टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी, उसके फंक्शन को ख़त्म करके उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगी। जैसे यहाँ पे नेटिव प्रोटीन है जो फंक्शनल है, ये अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर में है, बट हीट दी थी, pH के चेंज कर दिया, कोई केमिकल फीड करवा दिया, तो ये डीनेचर हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि टर्शरी स्ट्रक्चर 3D फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो स्टेबलाइज की जाती है R ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू, जो इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड्स या सोल्ट ब्रिजेस, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वेंडरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू, जो प्रोटीन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट जब एसोसिएशन में हो, एक दूसरे से एसोसिएट हो रखे हों और फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाए। क्या बनाए, फंक्शनल प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाए। तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना क्या हो सकता है, टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, देखो जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट जो या तो सेम हो, या तो क्या हो, सेम मतलब कि आइडेंटिकल, या फिर क्या हो, डिफरेंट, वो क्या हो रखे हो, जो एक दूसरे से बॉन्डिंग फॉर्म कर रखी हो, उन्होंने कनेक्ट कर रही हो। सब यूनिट यहाँ पे कैसे हेल्ड की जाती हैं, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो किसको स्टेबलाइज करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर को। ये प्रोटीन को इसका कंप्लीट बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करती हैं। सारे प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता,
बट बहुत सारे एंजाइम्स जो सिंगल चेन प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन 1 है जिसका ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये 2 है। अब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में लाई कर रही थी, पर इन दोनों ने असेंबल होके ये एक सब यूनिट बन गई, ये एक सब यूनिट बन गई और एक फंक्शनल प्रोटीन की 2 यूनिट बना दी जो एक दूसरे से असेंबल्ड हो रखी हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन से ऐसे हमारे बॉन्ड होंगे जो इनको स्टेबलाइज करेंगे, कौन से इंटरेक्शन होंगे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कौन कौन से इंटरेक्शन होंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड्स, वैन डर वाल इंटरेक्शन या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब देखो टाइप क्या हो सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के, या तो होमोमेरिक हो सकते हैं जिसमें किसी एंजाइम के या फिर किसी हार्मोन की जितनी भी सब यूनिट होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। जैसे यहाँ पे हम बात करें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेट्रामर होता है जो होमो टेट्रामर होता है। होमो टेट्रामर का मतलब क्या है? टेट्रा मतलब मर का मतलब है कि 4 सब यूनिट है, होमो का मतलब है सेम सब यूनिट है, सेम सब यूनिट 4 बार जुड़ी हुई है। हेट्रोमेरिक होते हैं जब अलग अलग सब यूनिट जुड़ के किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन करें। जैसे हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन होती हैं, गामा डेल्टा चेन होती हैं, ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन में तो अल्फा एंड बीटा चेन होती है। वैसे किसी प्रोटीन की बात करें तो किसी प्रोटीन में अल्फा चेन हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोमेरिक हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। इंटरेक्शन क्या था? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन था जिसमें नॉन पोलर आर ग्रुप, मतलब कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड की साइड चेन क्लस्टर हो रखी हो, एक वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर ग्रुप्स के बीच में, आयनिक बॉन्ड सोल्ट ब्रीज बनाता है हमारे अपोजिट चार्ज के बीच में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में बनता है। वैन डर वाल इंटरेक्शन जब 2 एटम क्लोजली लाई कर रहे हो उनके बीच में बनता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखें अगर हीमोग्लोबिन का, तो इसमें क्या होती है? 4 सब यूनिट होती है, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो मतलब दो सब यूनिट, अल्फ़ा भी 2 बार जुड़ी होती है और बीटा भी 2 बार जुड़ी होती है। तो हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। हर एक सब यूनिट का क्या है? इसका भी टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये भी और ये भी। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर 4 सब यूनिट फॉर्म करता है, 4 सब यूनिट असेंबल होकर फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं ताकि वो क्या कर सके? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारा हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन देखो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटीन प्राइमरी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा या सेकेंडरी फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, टर्शरी क्वाटरनरी में नहीं पाया जाएगा। देखो आपको एग्जाम्पल देख के इसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि हेमोग्लोबिन प्राइमरी का है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी तो सबका ही होगा, वही फोल्ड करके सेकेंडरी बन रहा है, वही फोल्ड करके टर्शरी बन रहा है और वही फोल्ड करके क्वाटरनरी बन रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट होंगी, 2 बीटा सब यूनिट होंगी। फंक्शन क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के अंदर। कोलेजन जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, 3 अल्फ़ा चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 अल्फ़ा चेन्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। इम्यूनोग्लोबिन की बात करें जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं हमारी, इम्यूनोग्लोबिन G, A, E एट्सेट्रा, और बॉडी से लड़ने की, मतलब बॉडी में पैथोजन से लड़ने की अक्षमता प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन की बात, इसी हीमोग्लोबिन कह रही हूँ मैं, इम्यूनोग्लोबिन की बात करी IG से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी 4 सब यूनिट होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, ठीक है। अब ये दो जो लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, ये क्या करती है? इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी हमारा 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट ATP सिंथेज एंजाइम जो ATP की सिंथेसिस करता है। मल्टीपल सब यूनिट होती हैं इसकी, बहुत डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है और ATP सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। इम्पोर्टेंस क्या है?
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है बहुत सारे प्रोटीन की, रेगुलेशन करता है सब यूनिट के थ्रू, असेंबली डिसेंबली में हेल्प करता है, मतलब सब यूनिट जुड़ गई, असेंबल हो गई तो वो फंक्शनल हो गया प्रोटीन, डिसअसेंबल हो गई तो प्रोटीन का फंक्शन ख़त्म हो गया। स्टेबिलिटी को एनहेंस करती हैं, फंक्शनल वर्सटेलिटी प्रोटीन की बनाती हैं, वर्सेटाइल करती हैं मतलब प्रोटीन को। डिफेक्ट्स अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है तो डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है, जैसे ये दिख रहा है सिक्कल टाइप की सेल्स हो जाती हैं हमारी, और नॉर्मल हेमोग्लोबिन इस तरह का होता है, बाइकनकेव शेप की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाएगा अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ के एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है जो बहुत सारे इंटरेक्शन के थ्रू स्टेबलाइज की जाती हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, या फिर हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, वेंडर वॉल इंटरेक्शन एट्सेट्रा। अब देखते हैं प्रोटीन्स के टाइप। अब प्रोटीन जो है एक लार्ज बायोमोलिक्यूल है क्योंकि उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के उसको बना रहे हैं और वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे बनाएगा सेल का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बना के। फंक्शनल एंड रेगुलेटरी रोल भी होता है बॉडी में, जैसे प्रोटीन बना के, एंजाइम बना के, हार्मोन्स बना के, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रोटीन को हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। तो लार्ज प्रोटीन होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, इन केस ऑफ एंजाइम मोलिक्यूल फोल्ड करते हैं, कोइलिंग करते हैं और फंक्शनल कन्फर्मेशन बनाते हैं, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है किसकी, प्रोटीन की, जिसकी वजह से अलग अलग दूर दूर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, या सोल्ट ब्रिज। ये जो कन्फॉर्मेशन है ये रिलायबल है और इसको रेगुलेट किया जा सकता है पीएच को बैलेंस करके, टेम्परेचर को, केमिकल को बैलेंस करके, ठीक है। सेकंड है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन। एम्फोटेरिक का मतलब है कि जो प्रोटीन है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्विस मीडिया के अंदर मतलब कि जब हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं अमाइनो एसिड का या प्रोटीन का, तो उसमें कैटायन भी होता है, ठीक है, और एनायनिक ग्रुप भी होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। आयनिक स्टेट जो होती है प्रोटीन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पीएच पे। अगर पीएच कम हो मतलब पीएच एसिडिक हो तो वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेते हैं, अगर पीएच बेसिक हो तो वो नेगेटिवली चार्ज कंटेन कर लेते हैं। जिन प्रोटीन के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और या हिस्टिडिन, हिस्टिडिन भी बेसिक अमाइनो एसिड है, वो कैटायन की तरह परफॉर्म करते हैं। वेयर एज हिस्टोन न्यूक्लियोप्रोटीन एट pH 4 बिहेव एज बेसिस। ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेसिस की तरह बिहेव करता है। प्रोटीन जो एसिडिक अमाइनो एसिड की तरह होते हैं वो एनायंस की तरह एक्ट करते हैं और एसिड की तरह बिहेव करते हैं एसिडिक मतलब न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, अगर हम हिस्टोन की बात करें तो वो नॉर्मल हमारे पीएच 7.4 पीएच पे बेस की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक अमाइनो एसिड नॉर्मल पीएच में हमारे एनायन की तरह बिहेव करेंगे, एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स की या कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात करते हैं। सिंपल प्रोटीन्स ये किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स ओनली, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। सिंपल प्रोटीन स्मॉल होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है वाटर सोल्यूबल है। अगर हम इनको हीट करें तो ये कोआगुलेट नहीं होते, मतलब कि इकट्ठा होकर प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या है, सिंपल हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो वाटर सोल्यूबल है पर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ठीक है। साइज़ जैसे इंक्रीज़ होता है तो वो लेस सोल्यूबल होते जाते हैं और हीट कोएगुलेबल होते जाते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट बनाने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटिलिन्स। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटिलिन्स ये क्या है, सिंपल प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन में जब हम नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड कर दें। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, नॉन प्रोटीन ग्रुप, उसको हम सिंपल प्रोटीन में बाइंड कर रहे हैं
उसके बाद हमारा क्या बन गया, कंजुगेटेड प्रोटीन। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप जब प्रोटीन में बाइंड हो जाता है तो कंजुगेटेड प्रोटीन बनते हैं। वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो मेटल भी हो सकती है, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए डीएनए, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं प्रोटीन के साथ बाइंड करते टाइम। अब हमारे कुछ फिब्रस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कुछ फिब्रस प्रोटीन होते हैं हमारे, कुछ हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, फाइबर जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, फिब्रस प्रोटीन, थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबुलर होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पेरिकल और ग्लोबल शेप के होते हैं, इस तरह से, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन में वन टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, या तो सिर्फ अल्फा हेलिक्स होगा या सिर्फ बीटा शीट्स होंगी। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और कभी कभी तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन इनसोल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, या बहुत कम सोल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जनरली वाटर सोल्युबल होते हैं एंड डाइल्यूट सोल्ट सॉल्यूशन में भी वो क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। फंक्शन की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल होते हैं और मेटाबॉलिक होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन कंपैरेटिवली लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कैटालिसिस करते हैं, जैसे एंजाइम्स का रोल करेंगे, ट्रांसपोर्ट का रोल करेंगे, सेल के अंदर रेगुलेशन करेंगे, डिफेंस करेंगे, स्टोरेज करेंगे। अमाइनो एसिड कंपोजिशन की बात करें तो रिच होते हैं रिपीटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, और ग्लोबुलर प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड की कंपोजिशन होती है, अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं। डीनेचुरेशन, फिब्रस प्रोटीन की डीनेचुरेशन नहीं होती, वो रेजिस्टेंस होते हैं, बट ग्लोबुलर प्रोटीन पे हीट का, पीएच का, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे वो अगेन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिब्रस प्रोटीन हेयर में प्रेजेंट होंगे, नील में, स्किन में, टेंडन्स में और लिगामेंट्स में, बट ग्लोबुलर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, ब्लड प्लाज्मा में, एंजाइम्स में, हार्मोन्स में। ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे मायोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, और जो केराटिन है, कोलेजन है, इलास्टिन है, फिब्रिन है, ये क्या है, फिब्रस प्रोटीन। तो फिब्रस प्रोटीन हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ग्लोबुलर प्रोटीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स आता है कंजुगेटेड प्रोटीन्स का। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, इसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड होगा, जैसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड बाइंड होगा, तो हिस्टोन तो प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप था। मेटेलोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल होती हैं, जैसे फेरिटीन है, फेरिटीन के अंदर आयरन हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर कॉपर प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कुछ एंजाइम्स में जिंक एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है पिगमेंट, जैसे साइटोक्रोम के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हमारा पिगमेंट, ठीक है। फोस्फोप्रोटीन के अंदर फोस्फोरिक एसिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जैसे कैसिंग ऑफ मिल्क में फोस्फोरस या फोस्फोरिक एसिड क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है लिपिड, जैसे सीरम लिपोप्रोटीन्स जो है वो उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे म्यूकोप्रोटीन्स या इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, म्यूकोप्रोटीन्स या इम्यूनोग्लोबिन्स। तो जो और नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटामाइंस की। यहाँ पे बेसिक प्रोटीन जो है वो डीएनए के क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लाइसिन आर्जिनिन रिच होते हैं, जैसे हिस्टाडिन, ये भी बेसिक प्रोटीन है। पी प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू फ्लोएम, इनको पी प्रोटीन बोला जाता है। केराटिन एंड फिब्रिन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंटीबॉडीज डिफेंस प्रोटीन होते हैं। टॉक्सिन प्रोटीन स्नेक विनोम, राइसिन इन कैस्टर, बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये प्रोटीनेशियस होते हैं।
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल्स में, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन ब्लड में। ठीक है। ट्यूबुलिन हमारे माइक्रोट्यूबल्स की फॉर्मेशन करता है, जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, सीलिया फ्लैजिला की फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा किसका? प्रोटीन का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट की, उसके बाद हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की। तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।